मैं आपको मोदी जी की पहचान बता देता हूँ ना, कैसे पहचाना जाता है। मोदी जी जब सेना में जाते हैं तो कहते हैं मैं सैनिक बनना चाहता था, और इसके बाद जब वो ढपली बजाते हैं तो कहते हैं मैं ढपली वाला बनना चाहता था। अरे हम तो मोदी जी को पहचान गए थे उसी दिन जब वो ऐसे करते थे। खुले मन से मोदी जी को आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि भाइयों बहनों, हमारे ऊपर वर्ल्ड बैंक का इतना कर्जा हो गया है कि मैंने सारा देश तो बेच दिया पर कर्जा नहीं पटा पाया, अब मुझे खेती भी बेचनी है। ये किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं देश में? मतलब खुद को बीजेपी को बड़ा बताने के लिए, खुद को बड़ा बताने के लिए ये किसी भी गिरी हुई हरकत तक जाने तैयार है। तो ये वो व्यक्ति आज स्विस बैंक में देखिए कितना पैसा बढ़ गया है। ये किसका पैसा है स्विस बैंक में? जांच होनी चाहिए इसकी तो, और मोदी जी को जांच करवानी चाहिए, नहीं तो हम जांच करवाएंगे। आने वाला दौर ईवीएम की भी जांच करवाएगा। ये आंदोलन तो अभी शुरू हुआ, एक चिंगारी लगी है कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जो रोज रोज रूप बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा उनका निकलना चाहिए, उनका निकलना चाहिए। तो संशोधन की जो बात कर रहे हैं, तो संशोधन करने में क्या दिक्कत है? जहर खाने में क्या दिक्कत है? आप वही बात तो कर रही हैं। आज ले लीजिए या जहर बाद में ले लीजिए, जहर तो जहर रहेगा, बदल तो जाएगा नहीं। हमें नहीं खाना जहर, जबरदस्ती थोड़ी है। वो तो कह रहे हैं सर गंगा की तरह पवित्र है। मोदी जी का मन भी बड़ा गंगा की तरीके से पवित्र है। वो तो हमने देख लिया ना, जिसके मन में गंगा और दिमाग में दंगा हो वो आदमी कैसा होगा। भाई आज तक पता नहीं पड़ा गोधरा कांड जिसने करवाया उसके सुराख नहीं मिले। ये दंगा किसने करवाया था गुजरात के अंदर? आज देश में बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? तो ये मोदी जी को जवाब देना होंगे। इतनी आसानी से इन जवाबों से बच नहीं सकते वो। और वो तो कह रहे हैं कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है। यहाँ पे जो कपड़े पहन के आते हैं लोग, जो टोपी लगा रहे हैं उनको, वो तो ऐसे कह रहे हैं सर। मैं आपको मोदी जी की पहचान बता देता हूँ ना, कैसे पहचाना जाता है। मोदी जी जब सेना में जाते हैं तो कहते हैं मैं सैनिक बनना चाहता था, और इसके बाद जब वो ढपली बजाते हैं तो कहते हैं मैं ढपली वाला बनना चाहता था। अरे हम तो मोदी जी को पहचान गए थे उसी दिन जब वो ऐसे करते थे। ये समझ रहे हो आप? जी जी। तो आप उनके 6 साल में 70 से ज्यादा रूप बदल चुके हैं, और आज तो उनकी दाढ़ी सफेद, जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं बगुला भगत लग रहे हैं मुझे तो। ऐसे बगुला भगत को अब सीट से उतारने की जरूरत है। मैं नौटंकी कंपनी को नहीं खोलना संसद में, जो मोदी जी बराबर नाटक कर रहे हैं। देश के विकास की बात कीजिए, देश का विकास। फिर कहूंगा सबका साथ सबका विकास तब होगा जब सबको शिक्षा मुहैया होगी, सबको स्वास्थ्य मुहैया होगा, सभी को स्वरोजगार रोजगार मिलेगा, और जब संरक्षण मिलेगा। ये 4 चीजें जब होंगी तब देश का विकास होगा। और संविधान का पालन करना मोदी जी सीखें। देखिए इस कानून में काला क्या है वो भी सुन जाइए आप लोग। इस कानून में काला, पहला सबसे बड़ा कालापन ये है कि इसमें किसान से कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया। इससे किसान का उसका मालिकाना हक छीन लिया जाएगा, वो अपनी जमीन नहीं बेच पाएगा जब कंपनी से उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें काला ये है कि ये गैर संवैधानिक है। इसको कानून को विधानसभा में विधेयक पास कर कानून बनना था, मतलब मुख्यमंत्री के हाथ में इसकी पावर होना थी, जो कि केंद्र में लाया गया, सीधे प्रधानमंत्री के पास इसकी पावर है। तो ये इसमें काला है। और सबसे बड़ा काला ये 1955 में कानून बना था जमाखोरी और काला बाजारी के खिलाफ। उसको इनने खुली छूट दे दी। अगर काला बाजारी खुली होगी तो महंगाई बढ़ेगी। देखिए इसको कहते हैं फ्री मार्केटिंग, और फ्री मार्केटिंग में हमारे यहाँ पहले भी होता था। अगर कश्मीर में जो सेब हो रहा है उसको कश्मीर वासी कहीं भी बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको वहीं बेचेंगे। ये डिपेंड करता है कि वो जो कच्चा पदार्थ है वो कितने समय तक चल पाएगा, उसको वहां ले जाके बेचा जाता था। लेकिन ये कानून मैं फिर कह रहा हूँ राज्य सरकार के अधीनस्थ है। अभी आप सुन लीजिएगा स्टेटमेंट, खट्टर सरकार ने कहा था हमारे यहाँ बाहर का किसान नहीं आएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह चौहान, जहां से मैं आता हूं विदिशा मध्य प्रदेश से, वहां पर भी शिवराज जी ने स्टेटमेंट दिया बाहर का किसान आएगा तो उसके पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो अब बताइए फ्री मार्केटिंग कहां बची? जब केंद्र के कानूनों को राज्य अप्लाई नहीं होने देगा तो कैसे बचेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं खुले मन से मोदी जी को आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि भाइयों बहनों, हमारे ऊपर वर्ल्ड बैंक का इतना कर्जा हो गया है कि मैंने सारा देश तो बेच दिया पर कर्जा नहीं पटा पाया, अब मुझे खेती भी बेचनी है। तो फिर हम इसके बाद कुछ बात करेंगे इस विषय पे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के कर्जे को आप आईएमएफ की निगरानी में जिस तरीके से देना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बेवकूफ बनाकर ये कर्जा नहीं इस तरीके से हमें लॉस में नहीं डाल सकते। आपने एनपीए के नाम पर पूरा का पूरा कर्जा माफ कर दिया कॉर्पोरेट जगत का। आज उनसे मांगिए
बीजेपी पे कार्यालय 5 स्टार होटल जैसे उनसे मांगिए, कॉर्पोरेट जगत को जो कमवाया है उनसे मांगिए और माफ करवाइए, वर्ल्ड बैंक का कर्जा वापस कीजिए। देखिए जो चीज प्राइवेटीकरण हो जाती है उसमें रेट कभी नहीं गिरते। मैं एमएसपी गारंटी पर भी जवाब दे देता हूं। एमएसपी गारंटी पर गैस की टंकी की सब्सिडी गारंटी में थी, आप सबको जानकारी होगी, पर उस गारंटी को भी छीन लिया गया। आज खाते में सब्सिडी नहीं आती गैस के टंकी की, जबकि वो गारंटी में थी। अभी तो एमएसपी पर गारंटी नहीं बनी, तो कैसे कह सकते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी। संसद में आश्वासन देने की बात कर रहे हैं एमएसपी पे देखिए, प्रधानमंत्री। मुंह से आश्वासन नहीं दिया जा सकता, इसमें गारंटी में लाना होगा इसको। क्यों क्योंकि भरोसा नहीं है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे? कैसे विश्वास होगा जो लगातार अविश्वास पैदा कर दिया हो, जिसने हमारे सेना का अपमान किया हो। कहते थे जिन्होंने हमारे सैनिकों का अपमान किया, आपको शायद जानकारी से बाहर हो गया हो, लेकिन मैं फिर याद दिला दूं, जब हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बाहर की ओर खदेड़ा था, जब हमारी सीमा में घुस रहे थे, तो 20 सैनिकों की शहादत हुई थी। इसके बाद हमारे मोदी स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं हमारे यहाँ चीन नहीं घुसा। तो क्या हम उसके यहाँ घुसे तो सेना पर शहादत हो गई और उस शहादत पर सवाल खड़े कर दिए 20 सैनिकों पे? अरे वो माँ रोती हैं, उस बेवा के कंगन याद करते हैं अपने पति को। ये किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं देश में? मतलब खुद को बीजेपी को बड़ा बताने के लिए, खुद को बड़ा बताने के लिए ये किसी भी गिरी हुई हरकत तक जाने तैयार हैं। सच्चाई नहीं स्वीकार करने वाला है मोदी जी। तो आखिर क्या वजह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों का ये दर्द क्यों नहीं दिख रहा? क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, जब व्यक्ति कर्जे में फंस जाता है अपने ऐशो आराम के लिए, तो वो घर में चोरी करने लगता है। ये वही चोर है जो अब घर में डाका डाल रहा है। अरे इससे अच्छे तो डाकू होते हैं यार। डाकू जब डाका डाल के लाते थे तो धर्म के नाम पर पैसा खर्च करते थे, लेकिन ये तो इतना बड़ा वाला है कि धर्म के नाम पर पैसा उगाई करता है और बाहर बेचता है अपने मित्रों को, अंबानी अडानी को। तो ये वो व्यक्ति, आज स्विस बैंक में देखिए कितना पैसा बढ़ गया है। ये किसका पैसा है स्विस बैंक में? जांच होनी चाहिए इसकी तो, और मोदी जी को जांच करवानी चाहिए, नहीं तो हम जांच करवाएंगे। तो कह रहे काला धन वापस आ गया। काला धन वापस नहीं आ गया, 4 काले लोग इस देश में आ गए हैं जिन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। 2 गुजराती खरीद रहे हैं और 2 गुजराती बेच रहे हैं। खरीदार 2, बेचने वाले 2, हम 2 हमारे 2, ये वो वाला नारा पूरा कर दिया इनने। तो कैसे लड़ पाएंगे सर इससे? यार ऐसा अगर आजादी में लोगों ने सोचा होता तो कैसे होता? देखिए आंदोलन तो चल पड़ा है, आजादी की लड़ाई चल पड़ी थी, चेहरे बदलते गए थे, लेकिन आजादी के लिए जंग जारी रही थी। चेहरे बदलते रहेंगे पर काले कानून के विरोध में जंग जारी रहेगी। आज कोई चेहरा है, कल हो सकता है कोई और चेहरा देखने मिले आपको इस आंदोलन का, परसों कोई और चेहरा देखने मिले, लेकिन इस काले कानून के विरोध में आंदोलन तो अब हमेशा जारी रहेंगे, क्योंकि ये जन आंदोलन में परिवर्तित हो चुका है। ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो पंजाबियों पर सवाल उठाते हैं, सिखों पर सवाल उठाते हैं। अरे सिखों की शहादत कहाँ देखोगे आप? आजादी में देखो, कोरोना काल में देखो, 2% सिखों ने पूरे देश को भोजन करा दिया और हमारा भिखारी प्रधानमंत्री देश से चंदा मांग रहा था, 76 अरब वर्ल्ड बैंक से ले आया। 2% सिख अगर पूरे देश को भोजन करा सकते हैं तो सोचिए, ये आबादी पूरी होती देश में तो पूरे देश के अंदर कोई भुखमरी से नहीं मर रहा होता। इसका उदाहरण महाराजा रंजीत सिंह है अपने टाइम में, जिनके दौर में किसी को कभी फांसी नहीं हुई और पूरा सबसे सुंदर राज्य और साम्राज्य हमारे महाराजा रंजीत सिंह का रहा है। तो मैं फिर नमन करूंगा सिख भाइयों को, ये हिंदू धर्म के सर का ताज है और इस ताज का अपमान कोई भी हिंदू सहन नहीं कर पाएगा। मोदी जी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और आप लोग भी, तो इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? देखिए पहली बात तो मोदी जी को ये समझना होगा कि वोट लेने उन्हें हमारे पास आना है और हम उनके वोटर हैं, हम अड़ सकते हैं क्योंकि हमारे अधिकार में हम वोट दें अथवा ना दें। और अगर हमने मना कर दिया ना वोट ना देने का, तो मोदी जी को जरूर हमारे पैरों में गिरना पड़ेगा। तो सरकार इन्हें बनानी है, हमें नहीं। हम सरकार बनाने वाले हैं, हमारे पास आना होगा। आपने कहा कि आप जो है वोट अगर नहीं देंगे तो सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल, लेकिन सरकार तो अपने आप में पूरी तरीके से सक्षम है ना। अगर बात करी जाए 70% उनको वोट मिले हैं। देखिए जांच होगी, ईवीएम की भी जांच होगी, आने वाला दौर ईवीएम की भी जांच करवाएगा। ये आंदोलन तो अभी शुरू हुआ, एक चिंगारी लगी है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को भी, बीजेपी वालों को भी, कि इंकलाब की आग लग चुकी है। अगर इंकलाब की आग ज्यादा बढ़ी तो घर इसमें सबके आएंगे। हमारा घर है तो आपका भी घर है, जलेंगे सबके बराबर। तो ऐसा मत सोचिएगा ये आग कहीं और नहीं जाने वाली, आग सब जगह पहुंच रही है। अच्छा, मैं चाहूंगा आखिर में आप 2 लाइन कोई पोएट्री अगर आप हो तो बिल्कुल। मैं मोदी जी के लिए कहूंगा कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज रोज रूप बदलते हैं लिबासों की तरह,
अब जरा जोर से जनाजा उनका निकलना चाहिए, उनका निकलना चाहिए। ये आखिरी शायरी, ये आखिरी पोइट थी जो मोदी जी अपने रूप बार बार लिबासों की तरह बदल रहे हैं, उसको बंद करें। और किसानों से कहूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, अरे मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।